पांचवें चरण का मतदान लगातार जारी है, जहां सुबह 7 बजे से लगातार पोलिंग बूथ पर वोटिंग जारी है। जहां पर इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दें, 11 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज आ गई है, जहां पर बिहार में 11 बजे तक 21.11% मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर में 11 बजे तक 21.37% मतदान हुआ है। झारखंड में 11 बजे तक 26.18% मतदान हुआ है। लद्दाख की बात कर ले तो 27.87% मतदान हुआ है। महाराष्ट्र में 15.93% मतदान हुआ है। उड़ीसा की बात कर ले 21.07% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश में 11 बजे तक 27.76% मतदान देखने को मिला। पश्चिम बंगाल में 32.70% मतदान देखने को मिला है। तो पांचवें चरण का मतदान लगातार जारी, जिस बीच पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत यहां पर देखने को मिला है, लगभग 32% मतदान यहां पर हुआ है। वहीं तमाम राज्यों की हम बात करें, झारखंड में 26.18% मतदान हुआ है। लद्दाख में 27.87% मतदान हुआ है। वहीं महाराष्ट्र की बात कर ले 15.93% मतदान यहां पर हो चुका है। ओडिशा में 21.07% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर 27.76% मतदान हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की भी 14 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों के भी मतदान प्रतिशत की बात कर ली जाए, अमेठी में 11 बजे तक 27.20% मतदान, बांदा में 29.25% मतदान हो चुका है। बाराबंकी में थोड़ा सा ज्यादा 30% मतदान होता हुआ, फैजाबाद में भी 29.05% मतदान हो चुका है। फतेहपुर में 28.54%, गोंडा में 26.68% मतदान हो चुका है अभी तक। हमीरपुर में 28.24% मतदान 11 बजे तक, जालौन में 26.97%, झांसी में 11 बजे तक 29.82% मतदान हो चुका है। कैसरगंज में 11 बजे तक 27.92% मतदान हुआ है। कौशाम्बी की बात की जाए तो यहां पर 26.10% मतदान, लखनऊ में 22.11% वोटिंग, मोहनलालगंज सीट पर 28.52% वोटिंग हो चुकी है। रायबरेली में 28.10% मतदान हो चुका है। तो यूपी में 14 सीटों का सिलसिलेवार वोटिंग परसेंटेज हमने आपके सामने रखा कि किस सीट पर कितने प्रतिशत मतदान 11 बजे तक हो चुका है। लगातार उन तमाम सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं जो हॉट सीटें बनी हुई हैं, और किस सीट पर 11 बजे तक कितना मत प्रतिशत रहा ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। और फतेहपुर में 11 बजे तक की बात कर ली जाए तो लगभग 26% के लगभग मतदान हुआ है। हमीरपुर में 28.24% मतदान होता हुआ, जालौन में 11 बजे तक 26.97% मतदान हो। लगातार वोटिंग परसेंटेज को लेकर हमने आपके साथ जानकारी साझा की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर जितना भी मत प्रतिशत 11 बजे तक का रहा है, उसको लेकर भी हमने तमाम जानकारी आपके साथ साझा की है। अलग अलग मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता राजकुमार चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिंह परमार जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजकुमार चौधरी का रुख करते हुए, और इधर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेमकांत तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। तो सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले वोटिंग परसेंटेज को लेकर अपने विशेष संवाददाता राजकुमार चौधरी का रिएक्शन लेते हुए, राजकुमार 11 बजे तक का जो भी वोटिंग परसेंटेज है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी साझा करना चाहेंगे, और ये वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ कहता हुआ? देखिए मनीषा, स्वाभाविक तौर पर अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में जिस तरीके से वोट ऑफ परसेंटेज ज़्यादा हुआ है उसको बहुत बेहतर तरीके से लिया जाना चाहिए। देखिए वहाँ लोग जो है कई बार दूर, कई इलाके ऐसे होंगे, कई जगह मतदान केंद्र ऐसे होंगे कि जो बहुत दूर होंगे, लेकिन उसके बावजूद लोग वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। लेकिन क्योंकि 11 बजे तक का जो ये मतदान आया है, मतदान का जो परसेंटेज आया है, इसको हमें बहुत बेहतर मानना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र को लेकर थोड़ी सी चिंता जरूर व्यक्त करनी चाहिए। जी जी जी, पहली बात तो छोटी छोटी क्लिप्स, वो चाहे मेरे बारे में हो या रिसेंटली अमित शाह जी के बारे में कह, तो तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो वोटकास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं, मीडिया के साथ अपनी प्रतिक्रिया भी साझा कर रहे हैं। और राजकुमार चौधरी, एक बार फिर से आपके पास लौटते हुए अपनी बात को पूरा करें। हाँ, तो मैं बताने का ये प्रयास कर रहा था कि 11 बजे तक का जो वोट ऑफ परसेंटेज आया है इसको हमें थोड़ा सा जरूर सहज मानना चाहिए, क्योंकि औसतन
जो परसेंटेज है वो 60 के आसपास ही शायद निकलती हुई दिखेंगी चीज़ें, लेकिन अमेठी, रायबरेली, लखनऊ और बाराबंकी, कैसरगंज, इन इलाकों में जो वोटर हैं उन वोटर ने थोड़ा सा परसेंटेज में ज़रूर इजाफा किया है और शाम तक देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से चीज़ें आगे निकलती हैं। लेकिन मनीषा, एक बात ज़रूर है कि राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक दलों के जो रणनीतिकार हैं, उनका ज़रूर इस बारे में सोचना चाहिए कि वो आम लोगों से जब मतदान के लिए जाते हैं, जब अपने वोट मांगते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उनसे ये अपील भी करें कि वो आएँ और मतदान करें, क्योंकि वोट जितना ज़्यादा पड़ेगा उतना सशक्त होगा मतदान जितना ज़्यादा होगा उतना ही लोकतंत्र सशक्त होगा। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि लोग निकल रहे हैं, गर्मी का मौसम है, उसके बावजूद जो लोग निकल रहे हैं उनका ज़रूर इस्तकबाल होना चाहिए, उनका ज़रूर अभिनंदन होना चाहिए। और चुनाव आयोग तमाम तरह के निर्देश जारी कर रहा है, लेकिन राजनीतिक दलों को इस पर ज़रूर चिंतन मंथन मनन करने की आवश्यकता है कि जो लोग नहीं निकल रहे हैं उनको किस तरीके से पोलिंग स्टेशन तक लेके आया जाए, ये ज़रूर स्वाभाविक तौर पर चिंता का विषय होना चाहिए। तमाम दिग्गज भी यही अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करें, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर ले, तमाम राजनेता, अभिनेता सभी ये लोगों से अपील करते नजर आ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पोलिंग बूथ पर पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आपके पास आते हुए राकेश परमार जी, देखिए तमाम राज्यों की हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में इस बार कुछ खास हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बारामूला सीट पर चुनाव हो रहा है और 20 साल बाद यहां से उमर अब्दुल्ला चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। श्रीनगर से अपनी किस्मत आजमाते नजर आते थे, लेकिन इस बार इस सीट को उन्होंने चुना है अपनी किस्मत आजमाने के लिए। क्या लग रहा है, किस तरफ है जनता का रुख? और 370 हटने के बाद यहां पर पहली बार चुनाव हो रहा है, बहुत खुशी की बात है, तमाम जनता बेहद खुश वहां पर नजर आ रही है। नमस्ते। सबसे पहले तो जिन लोगों ने मतदान कर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया उनसे अनुरोध है कि आइए और मतदान कीजिए, टीवी दिन भर चलती रहेगी। देखिए, जम्मू कश्मीर पहली बार 370 के बाद मतदान हुआ है, और अब तक आपके चैनल पर या और जगह पता चला है अप्रिय घटना नहीं आए हैं। मतलब पहली बार लोगों ने फ्री एंड फेयर मतदान का आनंद लिया है। और जम्मू कश्मीर के लोगों का ये कहना है कि भाई बहुत हो गया है, दंगा फसाद, कर्फ्यू, नेट का बंद हो जाना, इस माहौल का अभी आनंद लिया जाए कि इसमें हम आम शहरी की तरह से, आम भारतवासी की तरह से, जो भारत के और हिस्सों में होता है उस तरह से फ्री एंड फेयर मतदान दें। अब तक रहा उमर अब्दुल्ला की बात, तो उमर अब्दुल्ला की अपनी अपनी रणनीति है कि उनको श्रीनगर से लड़ना है, जम्मू से लड़ना है, लद्दाख से लड़ना है। वो भारत के नागरिक है, किसी भी देश के किसी भी कोने से लड़ सकते हैं, ये उनका अपना निजी मामला है, मैं उस पर क्या टिप्पणी करूं। लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि उमर अब्दुल्ला लड़े या कोई भी लड़े, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आपको चुनाव में लड़ना है, और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आपको मतदान में हिस्सा लेना है। उमर अब्दुल्ला आवे या कोई आवे, जम्मू कश्मीर में बिल्कुल राकेश सर सुनेंगे आपको, बिल्कुल राकेश सर सुनेंगे आपको, और इस बीच सुनवा देते हैं कि अभिनेता अनुपम खेर वोटकास्ट करने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं। फिर आपको कोई हक नहीं होगा कि 5 साल तक आप कोई भी शिकायत सरकार से करें, म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन से समय BCCI से करें, सड़कें कैसी हैं, भीड़ है, ये है, आपको कोई अधिकार नहीं होगा। इसलिए आप घरों से निकलिए और मेरी तरह वोट करिए, जिसे भी आप चाहते हैं। इन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान करना चाहिए सर, क्या कहेंगे? प्रगति, अपने अधिकार, मानवाधिकार, हमारे खुद के अधिकार, हमें क्या चाहिए, आगे का भविष्य बच्चों का कैसा हो, उज्जवल कैसे हो, भारत का सशक्तिकरण करने को लेकर दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी का आज त्योहार है। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपने सुना अभिनेता अनुपम खेर को तमाम जनता से अपील करते नजर आए कि ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करें। राकेश परमार जी, आपके पास लौटते हुए अपनी बात पूरी कीजिए। मैं वही कह रहा था कि जम्मू कश्मीर में मतदान फ्री एंड फेयर हो रहा है, और 370 हटने के बाद यह जम्मू कश्मीर के जनता का भारत के प्रति आभार भी है कि मैं आप ही की तरह, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोग मतदान दे रहे हैं, बिहार के लोग दे रहे हैं, बाकी हिस्से के दे रहे हैं, उसी इंटाइटल से वो लोग भी दे रहे हैं। उनको पहली बार आभास हुआ होगा कि हम एक आम शहरी है जो पूरे देश के शहरी है, और यह स्वागत योग्य है कि किसी तरह का कोई अप्रिय घटना की सूचना अब तक नहीं मिली है। और जिस तरह से भीड़ पोलिंग बूथ पर दिख रहा है, उसका मैं बहुत खुले दिल से स्वागत करता हूं कि जम्मू कश्मीर सही माने में एक निशान, एक विधान और एक संविधान की तरफ मतदान देगा, जिसका हम स्वागत करते हैं।
ठीक है, और इसी बीच हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर महेंद्र सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर, लौटूंगी आपके पास। लेकिन सबसे पहले प्रेमकांत तिवारी सर का रुख करते हुए, प्रेमकांत सर 11 बजे तक का जो भी वोटिंग परसेंटेज है उसको लेकर आपका विश्लेषण क्या कुछ कहता है, ये तो आपसे जानना चाहेंगे ही। लेकिन बात कर लेते हैं बीजेपी की तैयारियों की। जो 400 पार की ठंडी हवा है वो मतदान वाले दिन तक लू में तब्दील कैसे हो जा रही है, ये बात समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है। तो इसको लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? मैं तो एक बात ये कहूंगा मनीषा कि इस समय जो मतदान का प्रतिशत अभी तक दिखाई पड़ा है वो कोई निराशाजनक नहीं है। जी। पहली बात तो एक ये, अगर इस मौसम में, इस गर्मी में प्रचंड जब धूप हो रही है और उमस हो रही है, तो मैंने ये देखा कि मेरा मतदान केंद्र जो था अलीगंज में था और मैं अलीगंज क्षेत्र से बाहर आ गया हूँ, लेकिन अभी अपनी मतदाता सूची को हमने अपडेट नहीं करवाया था, तो हम वोट डालने वहीं गए थे। उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको भी एक लंबी लाइन लगनी पड़ी, और लंबी लाइन लगनी पड़ी तो जाहिर है कि जहां पर मतदान हो रहा था वहां तो एसी चल रहा था, लेकिन जो बरामदे में जहां लाइन लगी थी वहां पर जो है वो पंखा भी नहीं चल रहा था, तो इसलिए उमस हो रही थी। और लेकिन इसके बावजूद लोग शांतिपूर्वक और खुश थे, निकल रहे थे बाहर तो सेल्फी ले रहे थे सेल्फी सेंटर पर, और बड़े खुश होकर के उन्होंने अपना स्टेटस डाला है और लोगों से शेयर कर रहे थे, एक दूसरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे, भैया आप हमारी फोटो ले, बहन जी आप हमारी फोटो खींच दीजिए। तो ये देख करके अच्छा लगा, और लखनऊ का जो माहौल मुझे दिखाई पड़ा वो उत्साहवर्धक है। तो सबसे बड़ी बात एक यही है कि लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि पूरा देश मतदान करे, और उन लोगों के लिए के अंदर भी एक ये जिम्मेदारी की भावना भरी जानी चाहिए जो कहीं नौकरी करते हैं, पोस्टिंग कहीं पे है, वोट कहीं पर है, कि वो अपना बैलेट से या किसी भी तरीके से अपना मतदान जरूर करें। अगर ये भी एक सुनिश्चित हो जाए तो मत प्रतिशत और बहुत बढ़ सकता है, हम पूर्वोत्तर की तरह से मत प्रतिशत हासिल कर सकते हैं। और पूर्वोत्तर हमें इस बात में नसीहत देता है, और इस बार तो और भी बहुत अच्छी बात है, कम से कम हमें कश्मीर में भी अगर मत प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो दशकों दशकों बाद में बढ़ करके दिखाई पड़ रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और देश इस मामले में जागरूक हो रहा है, ये खुशी की बात है। अब 400 पार की बात जो आपने कही, देखिए लक्ष्य कोई दिया जाता है, नारा कोई दिया जाता है, लेकिन मतदाताओं के ऊपर वो तो जनता तो जनार्दन होता है, तो जनता जनार्दन अगर है तो वही सबसे आखिरी फैसला देंगे। लक्ष्य लेकर के चलते हैं, वो एक उत्साह भरने का अपने कार्यकर्ताओं में, अपने नेताओं का एक ये तरीका होता है। कौन कितना जीत रहा है, आपको याद होगा पिछले विधानसभा चुनाव में तो अखिलेश ने 400 पार का 403 सीटों में दे दिया था, अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख है हमारे। तो अब लक्ष्य तो कोई कुछ भी दे देता है, लेकिन जो 4 जून को रिजल्ट आएगा वो बताएगा कि वास्तविकता क्या है, वास्तविकता क्या आप कितने करीब पहुंचे, है ना। सभी की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। 5वां चरण का मतदान लगातार जारी है, जिस बीच तमाम दिग्गज हैं उनकी साख जो है वो दाव पर है। आपके पास आते हुए मोहिंद्र सिंह जी, देखिए जिस तरीके से मुद्दों की बात इस बार की जा रही है, मुद्दा ये भी है कि वादों की कवायद भी चल रही है। बेरोजगारी को मुद्दा बनाती कांग्रेस लगातार ये कार्ड खेलती नजर आ रही है। खुद राहुल गांधी बात बोलते नजर, गरीबी खटाखट करके दूर कर देंगे। कितनी तवज्जो आप इसको देते हैं, कितना एतबार आप इस खटाखट वाले चुनावी हथियार पर देते हैं?
बिल्कुल। तो डॉक्टर महेंद्र सिंह जी से फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है, उनसे एक बार फिर से संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। तो राजकुमार चौधरी, आपके पास लौटते हुए, जैसा कि अभी मेरी सहयोगी निशु ने भी एक सवाल किया था कि राहुल गांधी द्वारा वादे तो तमाम किए गए, लेकिन क्या उन वादों का, उन तमाम वादों का जो असर है, वो प्रभाव है, वो जनता पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? और ये जो 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, इसको लेकर आपको क्या लगता है कि मतदाता कितना ज्यादा जागरूक और कितना ज्यादा उत्साहित? देखिए मनीषा, कल प्रयागराज में एक जनसभा थी। थोड़ा सा पीछे चलते हैं जी। और संयुक्त एक जनसभा को संबोधित करना था, जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक ही हेलीकॉप्टर में बैठ के पहुंचे। और उसमें क्या हाल हुआ, उसमें उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आगे जो डी बनाई जाती है उसको तोड़ दिया। और किस मशक्कत के तहत वहाँ पुलिसकर्मियों ने कितनी मजबूरी में दोनों को निकाला होगा, पर्दे फाड़ दिए, तमाम तरह के जो मतलब अनुशासनहीनता की एक प्रकाश था। अब अगर किसी पार्टी के कार्यकर्ता एक जनसभा में इतने आक्रोशित होकर, देखिए उत्साह, जोश जो है, जोश तो बहुत जरूरी है, लेकिन जोश में कभी होश नहीं खोना चाहिए। और ये राजनीति तो बहुत मायने रखती है। राजनीति में यदि हम पिछले विधानसभा का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का, यदि उसकी बात करें तो केवल अखिलेश यादव का एक बयान जो है, उसने उनकी बहुत सारी सीटें गड़बड़ कर दी। उन्होंने जो पुलिस को बयान दिया, ये पुलिस, ये पुलिस, ये पुलिस, स्वाभाविक तौर पर राजनीतिक विश्लेषक इस बात को मानेंगे कि जुबान जो है वो बहुत मायने रखती है। और कल एक जनसभा को संबोधित करने के लिए दोनों नेता गए। दोनों इंडी गठबंधन के बड़े नेता हैं। दोनों जो है विरोधी दल की तरफ से पूरी तरीके से मेजबानी करते हुए दिख रहे हैं, और वो कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते सत्तारूढ़ पार्टी को उसकी मुखालफत करने में। करनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल, विपक्ष का काम भी यही है। लेकिन अपने घर को बहुत मजबूत करने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से प्रयागराज में ये घटना हुई, इस घटना से हमारे सारे समीकरण, जो खटाखट वाला जो वो है, वो भी पूरा हो जाता है। क्योंकि जनता देखिए जानती है, हर आदमी को पता है। अब आम आदमी पेंडेमिक के बाद, कोरोना काल के बाद, एक आदमी ये समझ चुका है कि उसे खुद ही कमा के खाना पड़ेगा, और अगर काम करेंगे तो कुछ मिलेगा, और नहीं तो फिर कुल मिला के आश्रित रहना पड़ेगा। हालांकि 80 करोड़ लोगों को सरकार जो राशन दे रही है, उस पर भी बहुत सारे लोग निर्भर हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि यदि किसी व्यक्ति ने जन्म लिया है तो अपने जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। और ये इस तरीके की जो शब्दावली है, इस शब्दावली से तो स्वाभाविक तौर पर बचना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां और अंतिम पादम, क्योंकि अब देखिए ऐसे मान के चलिए कि एक मंच बना हुआ है, और उस मंच पर ये जो नेता हैं, ये नेता एक अभिनय कर रहे हैं, और जनता जो है वो दर्शक दीर्घा में है। क्योंकि हम लोग जब छोटे थे बचपन में, तो मदारी आया करते थे, मदारी खेल दिखाने के लिए आया करते थे, लोग इकट्ठा हो जाते थे, और थोड़ी देर बाद जब खेल खत्म हो जाता था तो लोग अपने अपने घरों को रुखसत हो जाया करते थे। वही स्थिति अब इस समय चुनाव की है। मतदान करने के लिए लोग आ रहे हैं। मतदान करते समय, एक वोट डालते समय हर व्यक्ति ये देखता है कि इस पे यदि ये ईवीएम मशीन है, इस मशीन में कितने सारे लोग हैं, ये पार्टी अच्छी है लेकिन कैंडिडेट अच्छा नहीं है, ये कैंडिडेट अच्छा है लेकिन पार्टी अच्छी नहीं है। वहाँ जाके भी कई बार मतदाता जो है वो उसको अपनी उंगली को ऊपर नीचे कर लेता है। ये मैं आपको बिल्कुल ज़मीनी हकीकत की सच्चाई बता रहा हूँ। तो जनता जो है वो जनार्दन है, जनता को बाहर आना चाहिए, जनता को मतदान करना चाहिए। 4 तारीख को क्या परिणाम आते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले जो चुनावी मैदान में हैं, उन कैंडिडेटों के अलावा उनकी पार्टी के दिग्गजों को भी अपनी जुबान पर जरूर कंट्रोल करना चाहिए। और कुछ भी ऐसी शब्दावली, खटाखट और फटाफट वाली जो चीज़ें हैं, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। गरीबी खटाखट से कभी खत्म नहीं होती। गरीबी को खत्म करने के लिए लोगों को रोजगार की आवश्यकता हो, एक अंतिम पायदान पर खड़ा हो एक मजदूर का भी बहुत बड़ा योगदान देश में होता है। अगर आप एक तेल की अगर एक बोतल भी खरीद के लाते हैं, आटा खरीद के लाते हैं, उसमें भी टैक्स पे करते हैं आप। तो ये तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं, ये जो चुनावी जुमले हैं, इनसे स्वाभाविक तौर पर बचना चाहिए। और जनता जो है वो कई बार मुस्कुरा के बहुत सारी चीज़ों को कह देती है। तमाम वादों की कवायद तो जारी ही रहेगी। खासकर राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार बेरोजगारी को यहाँ पर मुद्दा बना रहे, देखना होगा कितना फायदा यहाँ पर उन्हें मिलेगा। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए, विशेष चर्चा जारी रहेगी। लेकिन इस बीच रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ ही देर में।
ब्रेक के बाद स्वागत है। मनीषा और निशु लगातार आपके साथ महामतदान की कवरेज दिखा रही हैं। महाचरण 5वें चरण का महामतदान भी लगातार हम आपके साथ इसको लेकर तमाम जानकारियां साझा कर रहे हैं। तमाम दिग्गज अलग अलग जगह पर अलग अलग क्षेत्र में मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। 10 तस्वीरें दिखाएंगे हम आपको जहां पर तमाम दिग्गज, तमाम अभिनेता, तमाम अभिनेत्रियां पहुंच रही हैं। और पहली तस्वीर में हम आपको दिखा दें जब अभिनेता धर्मेंद्र वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, अभिनेत्री हेमा मालिनी, अभिनेता गोविंदा, सुनील शेट्टी, रणदीप हुड्डा, गुलजार गीतकार, नाना पाटेकर, असगर अली, राहुल बोस, दिव्या दत्ता, ये तमाम वो ऐसे नाम हैं जिनका दबदबा अपनी अपनी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा है और वोट कास्ट करने के बाद ये जनता से एक बार फिर से वोट अपील करते हुए नजर आए। ये 10 तमाम दिग्गजों के साथ 10 तस्वीरें नेटवर्क 10 की स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और 5वें चरण का मतदान लगातार जारी है, जहां पर ये तस्वीरें लगातार हम आप तक साझा कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आप देखिए राजनेताओं की तस्वीर, जहां स्मृति ईरानी बीजेपी प्रत्याशी अमेठी से हैं जो मतदान करने के लिए पहुंचे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मतदान करने के लिए पहुंचे। दिनेश शर्मा राज्यसभा सांसद है, मतदान करने के लिए पहुंचे। वहीं चौथी तस्वीर देखिए कौशल किशोर बीजेपी प्रत्याशी वोट कास्ट करने पहुंचे। बीजेपी प्रत्याशी रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। राकेश निषाद, करण भूषण सिंह जो कि कैसरगंज सीट से चुनावी मैदान में है, नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी चुनावी मैदान में है, कांग्रेस नेता है जो कि अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से राजनेताओं से लेकर अभिनेत्रियों तक लगातार वोट कास्ट करने के लिए बड़े बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं। राजनेताओं की ये 8 बड़ी तस्वीरें जहां पर बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी से लेकर ब्रजेश पाठक, दिनेश शर्मा, करण भूषण सिंह, लगातार तमाम नेता अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी के साथ जनता से ज्यादा वोट करने की अपील भी करते नजर आ रहे हैं। और लगातार हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से मेहमानों से आपका रुख करवा देते हैं। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी राजनीति विश्लेषक, प्रेमकांत तिवारी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, हमारे विशेष संवाददाता राजकुमार चौधरी और राकेश सिंह परमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर महेंद्र सिंह आपका रुख करते हुए, जैसा कि आज 5वें चरण का महामतदान चल रहा है, तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं, अभी तक का जो भी वोटिंग परसेंटेज आया है सर, उसको लेकर आपका विश्लेषण क्या कुछ कहता हुआ। और आज 3 स्विंग स्टेट्स में मतदान चल रहा है जिसमें यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में मतदान को लेकर लोग काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। अभी तक का जो भी वोटिंग परसेंटेज आया है आपके अकॉर्डिंग क्या वो सेटिस्फैक्ट्री? नहीं, देखिए निश्चित रूप से अभी ये कहना जो है जल्दीबाजी होगी, ये अंतिम जो है कितने परसेंटेज जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि मतदान जो है वो सबसे बड़ा अधिकार है जो संविधान ने हमारे इस लोकतांत्रिक शासन पद्धति में दिया है और सभी को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। अपने मनपसंद जो है सरकार चुनने का अधिकार जो है सिर्फ हमारा देश है जो स्वतंत्रता के तुरंत बाद बिना भेदभाव के सभी वर्ग, संप्रदाय, लिंग सबको प्रदान किया। मुझे लगता है सबको मतदान करना चाहिए और गिरता हुआ मतदान लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। इसलिए अगर आप लोकतंत्र में एक मजबूत सरकार देना चाहते हैं, एक स्थिर सरकार देना चाहते हैं, देश को प्रगति के पथ पे ले जाना चाहते हैं तो मतदान करना अत्यंत आवश्यक है। ये हम सभी को समझने की आवश्यकता है। हाँ, निश्चित रूप से अगर हम राजनीतिक रूप से इसका विश्लेषण करें तो ये दोनों गठबंधन जो है, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, दोनों के लिए जो है ये निराशा की बात है क्योंकि शायद पूरे देश में कोई एक मुद्दा ऐसा नहीं है जिस तरीके से 2014 में जो है एक बहुत बड़ी आशा आकांक्षा जो है जगाई थी प्रधानमंत्री कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने, और उसके पीछे जो उस समय की यूपीए सरकार थी उसके तमाम जो है जो आरोप थे, भ्रष्टाचार के आरोप थे और जो पॉलिसी पैरालिसिस का आरोप था। वहीं 2019 में एक तरीके से राष्ट्रवाद का मुद्दा था, एक बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग उभरा था जिसने जो है भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार को जो है अपना समर्थन खुलकर दिया। जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से अगर देखें तो राष्ट्रीय स्तर पे
कोई बहुत बड़ा मुद्दा ऐसा नहीं उभरा है अभी तक, 5वें चरण में हम पहुंच गए हैं, जिसे कहा जाए कि नहीं ये पूरे क्रॉस द कंट्री जो है ये मतदाताओं को प्रभावित कर रहा है। हालांकि ऐसा मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि मुद्दे नहीं है, मुद्दे तमाम हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो मुद्दा है, चाहे धारा 370 को हटाने का हो, चाहे श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा हो, चाहे जो है वो लाभार्थी वर्ग का मुद्दा हो, तो तमाम मुद्दे जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से। वहीं विपक्ष जो है जहां एक तरीके से जातीय समीकरण साधने की कोशिश कर रहा है, कास्ट सेंसस की बात कर रहा है, बेरोजगारी के मुद्दे उठा रहा है, महंगाई के मुद्दे उठा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से जो है वोटर एकदम जो है साइलेंट है, तो ये दोनों गठबंधनों को कहीं न कहीं एक तरीके से एज पे रखता है और विश्लेषणों को, जो विश्लेषक हैं उनको भी मुश्किल में डालता है कि वो किसी नतीजे पे जो है नहीं पहुंच सकते कि आखिर मतदाता किस तरफ जा रहा है, क्यों कम मतदान हो रहे हैं। एक तरफ क्या जो है जो बीजेपी का मतदाता है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि 400 पार के नारे से वो उसको लगता है कि नहीं हमारा गठबंधन तो आसानी से जीत रहा है, तो जो है वो एक तरीके से घर बैठ गया है। या जो कम मतदान हो रहा है, विपक्ष को के मतदाता को ऐसा लगता है कि नहीं हमारी तो कोई उम्मीद ही नहीं है फिर एक बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसलिए वो उनका समर्थक घर बैठ गया। तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है और सबको बढ़ चढ़ के मतदान करना चाहिए। जहां तक चुनावी मुद्दे हैं, निश्चित रूप से जो है चाहे भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार ने जो काम किया, जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 2014 से जो एक छवि रही, जिसको एक ब्रांड मोदी की तरह जो है जिसने पूरे देश भर के मतदाताओं को प्रभावित किया। अगर हम खासकर जिस बेल्ट में, चाहे वो वेस्ट पार्ट में, चाहे जो है वो ईस्ट पार्ट में, चाहे वो नॉर्दर्न बेल्ट में, हर जगह जो है ब्रांड मोदी ने एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को 2014 के बाद लगातार एक के बाद एक जीत दी है। तो मुझे लगता है कि जो ये लड़ाई है ये मोदी 2014 वर्सेस मोदी 2024 ही लड़ाई है। तमाम कोशिशें कर रहा है, हाँ भीड़ भी जुट रही है विपक्षी नेताओं की रैलियों में, लेकिन क्या वो जो है भीड़ है या जो उनका एक मुखर मतदाता है जो बेरोजगारी की बात कर रहा है, जो महंगाई की बात कर रहा है, क्या वो वोट देने भी जा रहा है? ये जो है जून 4 के ही नतीजे जो है ये हमको बता पाएंगे कि आखिर में जो है जो नहीं निकला वो किस दल पे था। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि मुद्दे तो कई हैं लेकिन मुद्दे को भुनाया नहीं जा रहा। और इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए आपके पास आते हुए प्रेमकांत तिवारी जी, देखिए जिस तरीके से लगातार ये सवाल बार बार उठता है विपक्ष के ऊपर कि ढंग से मुद्दे भुनाने का काम विपक्ष नहीं कर पाता। तमाम मुद्दे उनके पास है, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, गरीबी का मुद्दा हो, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष इसका फायदा क्यों नहीं उठा पाता है, सवाल ये है। चलिए प्रेमकांत जी से शायद हमारा संपर्क टूट गया है। यही सवाल राकेश सिंह परमार जी आपसे हमारा। विश्वसनीयता का प्रश्न है। विश्वसनीयता का प्रश्न जब बनता है वो सबसे बड़ा बन जाता है। आपको एक उदाहरण देता हूँ। राजीव गांधी जी 415 सीट जीत करके आए थे। वो आंकड़ा तो उम्मीद नहीं लग रहा कि कोई राजनीतिक दल छू पाएगा, उतने सीट तो भाजपा लड़ भी नहीं रही। लेकिन उन्हीं के मंत्री विश्वनाथ प्रताप ने एक बोफोर्स का संगोपा छोड़ा। वो अब तक साबित नहीं हुआ कि कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन राजीव गांधी की पार्टी अब तक विपक्ष की हैसियत भी इस बार नहीं ला पाई है। वो अनुकंपा पर उनको विपक्ष मिला हुआ है। लेकिन वही विश्वसनीयता उनके पुत्र राहुल गांधी में कितना अभाव था। वो बार बार उसी तरह का रक्षा घोटाला था, जो बोफोर्स था उसी में राफेल पूरी विपक्षी दल चिल्लाते रहे पिछले चुनाव में राफेल। वो राफेल चिल्लाते थे और जनता राहुल फेल समझती थी। यह विश्वसनीयता का प्रश्न है कि जनता पर आपका प्रभाव कितना है, यह देखा जाता है। आज बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नरेंद्र मोदी को ना वॉक ओवर मिला हुआ है। उनके सामने कोई पक्ष है ही नहीं। और मुद्दा की बात है, राजनीतिक मुद्दा विपक्ष सेट करता है। सत्ता पक्ष क्यों कहे कि कोई मुद्दा हो जिसमें डाइवर्जन हो, डाइवर्सिटी हो, जिसमें लोगों का बिखराव आवे, यह काम विपक्ष का है। विपक्ष अभी तय नहीं कर पा रहा है कि वो राफेल को लाएगी, महंगाई को लाएगी, 2 करोड़ बेरोजगारी को लाएगी, अडानी अंबानी को लाएगी। वो ये तय कर ही नहीं पा रहा है। इसलिए मोदी को बढ़त मिलती जा रही है। यह एक बड़ा चिंताजनक बात है भारत के लोकतंत्र के लिए कि विपक्ष बिल्कुल शून्य है। उसके पास
मोदी के मुकाबले में कोई नेता दिख नहीं रहा है, और जब तक ठीक नहीं है। दिखेगा तब तक वह और मिलता है। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ लगातार हमारे लिए विशेष संवाददाता राजकुमार चौधरी भी जुड़े हुए हैं। और राजकुमार, तो जिस तरह से अभी विपक्ष की भूमिका पर चर्चा चल रही है, ऐसे में ये तो क्लियर है कि विपक्ष उन तमाम मुद्दों को भुनाने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रहा जिन मुद्दों को वो बहुत ही अच्छी तरीके से भुना सकता था, क्योंकि मुद्दे वाकई में क्रिएट करना एक विपक्ष का काम होता है। एक मजबूत विपक्ष का काम विपक्ष कर नहीं पाया। अगर तैयारियों की भी बात कर ली जाए तो उतनी तैयारियां विपक्ष की तरफ से नजर नहीं आई जितनी तैयारियां नजर आ सकती थी। लेकिन वोटिंग परसेंटेज को देखते हुए, तमाम चुनावी रुझानों को देखते हुए, क्या ये समझा जा सकता है, क्या ये कहा जा सकता है कि मतदाताओं ने कहीं ना कहीं विपक्ष को संभालने का काम जरूर किया है इस बार के चुनाव में? देखिए मनीषा, बहुत अहम सवाल है ये आपका, और इस सवाल का जवाब तो 4 तारीख को ही मिलेगा। लेकिन एक बात जरूर तय है कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव में नेताओं के जो भाषण हैं, उन भाषणों में जितनी गिरावट आई है उतनी गिरावट शायद पहले कभी नहीं रही हो। ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं होता था, विरोध होता है, लेकिन जहाँ तक विपक्ष की बात करें, विपक्ष में पहले इंडिया गठबंधन हुआ, फिर उसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री जेल चले गए, तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं, दिल्ली में क्या हाहाकार मचा हुआ है सबके सामने है। तो जो चुनाव के दौरान जिस तरीके से जमानत लेके अरविंद केजरीवाल बाहर आए, बाहर आकर उन्होंने जो अपना पहला भाषण था, उसी भाषण में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर घुसकर और शिवराज सिंह चौहान और तमाम जितने उनके नेता हैं, उन नेताओं का पूरा जो राजनीतिक विश्लेषण है वो सारा का सारा कर दिया। और आगे एक घोषणा ये भी कर दी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं उनको भी हटा दिया जाएगा। तो ये जो सब तमाम तरह की चीज़ें, और उस तरीके से फिर स्वाति मालीवाल का जो मसला आया सामने निकल के, अब उसमें जब उनसे जवाब पूछा जाता है, मीडिया के लोग लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे जवाब पूछते हैं, तो वो अपना माइक जो है वो अखिलेश यादव की तरफ बढ़ा देते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर ये बहुत अहम है कि जब हम चुनाव के दौरान होते हैं और तमाम तरह, क्योंकि क्षेत्रीय दल, राजनीतिक दलों में आज भी अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसकी एक विचारधारा एक होगी, एक लेवल होगा, एक स्तर होगा। भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के तौर पे स्थापित हो चुकी है। तमाम तरह का एक ढांचा उन्होंने तैयार कर लिया। तमाम तरह के नेता, आज तमाम दलों के नेता जो हैं वो अपना राजनीतिक भविष्य भारतीय जनता पार्टी में ढूंढ रहे हैं। तो विपक्ष जो है, विपक्ष कहाँ से संगठित होगा? अलग अलग, देखिए ये हिंदुस्तान जो है इसकी खूबसूरती कितनी है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक विशाल देश है। कोरोना काल के दौरान तमाम तरह की चीज़ें देखी होंगी, कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर पानी, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग खान पान है। तो जो क्षेत्रीय दल हैं, उन क्षेत्रीय दलों की अपनी एक महत्वाकांक्षा होती है और अपना एक सोचने का स्तर होता है। राष्ट्रीय पार्टियां हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों पर सोचती हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे वो मेहमान कह रहे थे, बहुत अहम बात है कि सबसे पहले जब गठबंधन बनता है तो उसमें एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाता है। अपने अपने घोषणा पत्र अलग अलग ले के लोग निकल रहे हैं, और लेकिन एनडीए का घोषणा पत्र जो है वो कहीं ना कहीं अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र से अलग इतर कुछ भी घोषणा पत्र नहीं है। तो ये स्वाभाविक तौर पर है कि जब आप 25 दलों को, 28 दलों को साथ लेके चलते हैं तो एक मंच तो तैयार कीजिए, उस मंच पर दिखिए तो सही, जनता क्या देखे। अब मुद्दा उठता है कि नरेंद्र मोदी के अलावा कौन, एक चेहरा बनाया जाता है। अगर इंडी गठबंधन को अगर 1% मतदान में वो जनता जनार्दन दे भी देती है कहीं ना तो कहीं किस तरीके से होगा, कौन नरेंद्र मोदी का कौन बोलबाला होता हुआ बनेगा? नजर आ रहा है। ठीक है राजकुमार, बिल्कुल। तो प्रेमकांत तिवारी जी के पास लौटते हुए, तो प्रेमकांत सर, जैसा कि लगातार विपक्ष की भूमिका पर चर्चा चल रही है, ऐसे में वेस्ट बंगाल की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ के मुद्दे काफी ज्यादा अलग होते हैं, यहाँ के चुनावी रुझान काफी ज्यादा अलग होते हैं। अगर वोटिंग परसेंटेज की बात कर ली जाए तो आपको क्या लगता है, तमाम रुझानों को देखते हुए, तमाम मुद्दों को देखते हुए, तमाम अलग चीजों को देखते हुए, क्या कुछ अलग परिवर्तन भी इस बार वेस्ट बंगाल में देखने को मिल सकता है? वेस्ट बंगाल, देखिए जब ममता बनर्जी आई थी सत्ता में तो लोगों को उनसे बहुत उम्मीदें थी, और उनके संघर्ष और उनके जुझारूपन से लोग बहुत प्रभावित रहे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कांग्रेस के बरक्स उन्होंने वामपंथियों के खिलाफ जब एक पूरी अपनी पार्टी खड़ी कर दी और पार्टी को सत्ता में ले आई, वेस्ट बंगाल में वामपंथियों को उखाड़ करके सत्ता में ले आई,
तो ये एक बहुत बड़े आश्चर्य के रूप में लोगों के सामने तथ्य आया था और वास्तव में पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक ये संदेश गया, क्योंकि वामपंथियों का भी एक मिजाज हुआ करता था और उनका एक बहुत जबरदस्त फैला हुआ कैडर था और वो अक्सर उनके बारे में ये भी सुना जाता था कि लोगों से कह देते थे, जिनको भी समझते थे कि ये विरोध में हमारे रहेंगे, तो उनसे कह देते थे कि आप वोट न डालने जाइएगा, हम वोट आपका पड़ जाएगा। तो इस तरह जहाँ माहौल हो वहां संघर्ष करके, चोट खा के, लाठी खा करके, अरेस्ट होकर के और कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करते रहना, जुझारूपन का अपना एक परिचय देते रहना, ये एक बड़ी बात थी। लेकिन उसके बाद में वो धार, वो जुझारूपन और वो जो एक छवि, वो गिरती चली गई। उनके ऊपर अगर सबसे ज्यादा तुष्टीकरण के अगर आरोप लग रहे हैं, तो आज उन तुष्टीकरण के आरोपों को ममता बनर्जी की कोई बहुत बड़ी फिक्र नहीं है कि उससे वो उभरे। वो सोचते हैं चलो अगर आरोप लग रहे हैं तो ये हमारे लिए कम से कम एक पक्ष में, एक वर्ग में वोट हमारा मजबूत कर रहा है। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और जिस तरह से अपनी ताकत को बढ़ा करके दिखाया है, तो ये भी कम आश्चर्य की बात नहीं है कि ममता के गढ़ में बीजेपी लगातार इसमें बढ़त भी बनाती नजर आ रही है। आगे के लिए और भी कई दावे और वादे किए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि देश भर में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए 49 सीटों पर वोटिंग चल रही है, जहां यूपी की 14 सीटों पर भी मतदान हो रहा है। मतदान करने के बाद बीजेपी प्रत्याशियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। मैं देश के सभी मतदाताओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि वह आज के दिन अपने परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर वह मतदान निश्चित रूप से करें, यही हमारी सबसे अपील है। मैं आज सभी भारतीयों से, हिंदुस्तानियों से निवेदन करती हूँ कि आप शीघ्र अपने मतदान केंद्र पर जाकर इस उत्सव में सहभागी बने। भारत और भारत के भविष्य के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। मैं पुनः कहती हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। मुझे राहुल गांधी के आने और जाने से कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं है, वो आते जाते रहते हैं। लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि आज देश जो है मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। देशवासियों की गाढ़ी कमाई का पैसा भी मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। देशवासियों का मोदी जी भरोसा है और रायबरेली पूरी तरह से मोदी जी पर भरोसा कर रही, विश्वास कर रही है। इसके कारण रायबरेली में भारी अंतर से कमल खिल रहा है। जो यहाँ से सांसद बनेगा वो मोदी जी के हाथों को मजबूत करेगा और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के काम आएगा। आज राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को वोट करना जरूरी है और अपने कम्युनिटी की आवाज, अपने जिले की आवाज और अपने लोगों की सही आवाज उठाने का सबसे अच्छा पोर्टल और सबसे अच्छा माध्यम और सबसे अच्छा तरीका वोट ही है। तो आपने सुना तमाम दिग्गजों का क्या कुछ कहना था मतदान को लेकर, अपील करते नजर आए। इस बीच एक बार फिर से लौटेंगे हमारी विशेष चर्चा पर। राकेश सिंह परमार आपके पास आते हुए। राकेश सिंह जी, बीजेपी लगातार तमाम तरीके की बातें कह रही है और कहा यह भी जा रहा है प्रधानमंत्री की ओर से कि इस बार साउथ में सरप्राइज देखने को मिलेगा, तेलंगाना से क्लीन स्वीप कर देंगे। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लगातार वहां पर जनसभाओं को संबोधित करते नजर आए, एक जन सैलाब उनके लिए उमड़ता नजर आया, इससे बीजेपी का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता नजर आया है। भारतीय जनता पार्टी के समग्र विकास के लिए दक्षिण से उत्तर तक में फैलाव होना बड़ा जरूरी है, लेकिन अब तक दक्षिण में भाजपा अपनी प्रभाव नहीं जमा पाई है। नरेंद्र मोदी है तब से वहां मेहनत कर रहे हैं। रजनीकांत से समझौता करने का प्रयास हुआ, पवन कल्याण और चिरंजीवी के साथ तो शायद समझौता हो भी गया है, लेकिन नरेंद्र मोदी के सभा में जो भीड़ आ रही है और वहाँ जो तमिलनाडु में कर्नाटक कैडर का आईपीएस अफसर को जिन्होंने बागडोर दिया, उसकी लोकप्रियता वहाँ बहुत ज्यादा है और वो बड़ा जन सुलभ भी है। और देखा जा रहा है कि उसका जो जनता में सीधा पैठ है वो भाजपा के पक्ष में जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण से बहुत बघारू लक्ष्मण वहां से थे, वेंकैया नायडू जी वहां से थे, गृह राज्य मंत्री वहां से थे, विदेश राज्य मंत्री चंद्रशेखर जी वहां से हैं।
तो लोगों का यहाँ केंद्र में प्रतिनिधित्व मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी का मेहनत कामयाब होगा और जब तक दक्षिण की किला भाजपा फतह नहीं करेगी तब तक भाजपा को असल रूप में राष्ट्रीय पार्टी नहीं माना जाएगा। मैं मानता हूं कि जो मेहनत नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और जितना बेस्ट कम्युनिकेटर नरेंद्र मोदी है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल साउथ के लोगों पर प्रभाव जमाएगी और साउथ में कमल खिलाएगी और कमल का फैलाव होगा। ऐसा मैं देख रहा हूँ नरेंद्र मोदी की मेहनत और उनके जनसभा में आए हुए भीड़ को देखते हैं। ठीक है, और एक बार फिर से प्रेमकांत सर के पास लौटते हुए, प्रेमकांत सर, अभी आपने वेस्ट बंगाल की राजनीति को लेकर तो तमाम जानकारी, तमाम अपडेट साझा किए थे, और अब आप बिहार की राजनीति पर भी प्रकाश डालें। हम चाहेंगे कि बिहार की राजनीति में बीते दिनों जो भी हुआ, चुनाव से ठीक पहले वहां पर जो बड़ा खेला हुआ था, जो बड़ा उलटफेर हुआ था, कहीं ना कहीं बीजेपी के एक बड़े दाव के तौर पर इसे देखा जा सकता है। तो चुनाव से ठीक पहले ये जो बड़ा उलटफेर हुआ था, ये जो अंतर खेला हुआ था, आज के कॉन्टेस्ट में देखा जाए तो उस बड़े उलटफेर का क्या आज की राजनीति पर कोई खास असर पड़ता हुआ नजर आया है? बीजेपी की जो लॉस कम करने की रणनीति थी, क्या वो सटीक बैठती हुई नजर आई है बिहार में? और फिलहाल सर आपका रिएक्शन लेंगे अपने सवाल पर पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की ये खास तस्वीरें नेटवर्क 10 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में मतदाताओं में, प्रत्याशियों में कहीं ना कहीं उत्साह, और कांग्रेस के अंतरकलह की भी जो तस्वीरें चल रही हैं उसको लेकर भी पैनी नजर बनाकर रखी हुई है। तो पश्चिम बंगाल की फिलहाल ये तस्वीरें साझा कर रहे थे प्रेमकांत सर। हम चाहेंगे कि जो सवाल हमने पूछा उस पर अपनी राय दें कि जो बिहार में लॉस कम करने की रणनीति बनाई थी बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले, क्या अब वो सटीक बैठती हुई नजर आ रही है इस चुनाव में? हाँ, आपका ये सवाल बिल्कुल सही है। और देखिए, नीतीश कुमार पिछले डेढ़ दशक से भी ऊपर से वो ज्यादा हो गए हैं, उनको बराबर मुख्यमंत्री बनते चले आ रहे हैं। 8वीं 9वीं बार मुख्यमंत्री की उन्होंने शपथ ली। ये एक बहुत बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य है और लोगों को आश्चर्यचकित करता है। लेकिन इसके बावजूद वो भाजपा के साथ भी रहे, वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ में भी रहे, वो उनको तरह तरह की संज्ञा दी जाती है, सब कुछ है। लेकिन प्रेमकांत सर लौटेंगे आपके पास।